मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो हमने लास्ट लेक्चर में अपनी सीरीज शुरू करी थी सेल इंजरी की। तो सेल इंजरी का जो बेसिक्स था कि सेल इंजरी क्या है और इसके क्या टाइप हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, और ये क्यों होती है, क्या क्या मेन इसके रीजंस होते हैं, उसका जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट था वो हमने जान लिया था। और आज हम अपना दूसरा लेक्चर लेके आए जिसमें हम उसकी पैथोजेनेसिस को पढ़ेंगे, यानी कि जो सेल इंजरी है, यानी कि जो सेल इंजरी होती है या सेल डेथ होती है उसका क्या मैकेनिज्म है, सेल किस प्रकार से उसकी डेथ के प्रोसीजर क्या क्या हैं, उसके किस स्टेप बाय स्टेप वो कैसे उसकी डेथ होती है, सेल डैमेज होती है, इसके बारे में और इसका मैकेनिज्म जो है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि सेल इंजरी क्या है, सेल में होने वाला डैमेज को हम क्या कहते हैं, सेल इंजरी कहते हैं। और मेनली ये बहुत वजह से हो सकता है, फिजिकल कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि केमिकल की वजह से हो सकता है या फिर रेडिएशन की वजह से हो सकता है, बहुत सारी इसमें चीज़ें थी। और मेनली जो था हाइपोक्सिया और इस्चीमिया था। तो आज हम शुरू करते हैं। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए हमारे पे एक सेल है, बेसिक हम पढ़ते हैं, एक सेल है, ये हमारी सेल होती है, ये सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, बाकी हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, उसमें क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फिर हमारा राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं हमारे सेल में पहले से प्रेजेंट होती हैं। और सेल के चारों ओर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो प्लांट होते हैं उसमें सेल वॉल होती है। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी। और सेल कैसे फंक्शन करती है, सेल को क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है, O2 मिलता है ब्लड से, और जब इसको ब्लड से O2 मिलता है फिर ये ATP का जनरेशन करती है और इससे उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये इसका नॉर्मल फंक्शन होता है एक सेल का। अब सेल में कैसे इंजरी होगी, तो हम पहला अपना ले रहे हैं जो जनरली देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो सेल इंजरी पाई जाती है वो पाई जाती है हमारी हाइपोक्सिया के वजह से और इस्चीमिया के वजह से। हाइपोक्सिया और इस्चीमिया, हाइपोक्सिया क्या होता है हमारा, हाइपोक्सिया है अगर ब्लड के अंदर हमारे क्या हो रहा है, O2 की कमी हो रही है, अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ठीक है, या ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन की कमी को बोलेंगे हाइपोक्सिया। और इस्चीमिया क्या कंडीशन होती है, इस्चीमिया का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी कोई आर्टरी है और आर्टरी में कोई किसी प्रकार का क्या हो गया, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस हो गया, किसी भी प्रकार का कोई ब्लॉकेजिंग आ गई, तो ब्लॉकेजिंग की वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे सेल है, ठीक है, पहले यहाँ पे ब्लॉकेजिंग नहीं थी तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रहा था, उसकी वजह से उसको क्या हो रही थी, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही थी। लेकिन यहाँ ब्लॉकेजिंग आने की वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई क्या हो गया, पहले के मुकाबले क्या हो गया, कम होने लग जाएगा, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसके वजह से भी क्या होगा, हमारा O2 की सप्लाई कम हो जाएगी। तो जब ब्लॉकेजिंग की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई रुक रही है तो उसको बोलेंगे इस्चीमिया। और हाइपोक्सिया क्या होती है, अगर ऑक्सीजन की ही कमी है, ब्लड के अंदर खुद ही ऑक्सीजन नहीं है, ब्लड खुद ही ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहा है, या उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं है, या जिस एरिया में हमें या बहुत हाई एल्टीट्यूड में तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो वो हाइपोक्सिया होगा। और इस्चीमिया होगा अगर ब्लड वेसल्स में कहीं पे क्या है, ब्लॉकेजिंग आ रही है। जैसे कि हमारी हार्ट होती है, हार्ट की जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, अगर उसमें ब्लॉकेजिंग आ जाती है तो उसके वजह से क्या होता है, MI आता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसे अगर ब्रेन में आर्टरीज जो होती हैं अगर उसमें ब्लॉकेजिंग आ जाती है तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा हाइपोक्सिया और इस्चीमिया। ठीक है, अब हाइपोक्सिया हो गया, इस्चीमिया हो गया, अब क्या होगा, देखो जैसे ही हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, तो जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि जब ऑक्सीजन मिलता है सेल्स को तभी तो वो हमारे ग्लूकोज को तोड़ के ATP का फॉर्मेशन करती है, ATP बनता है, ठीक है, उसमें ATP का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो ATP क्या होगी, यहाँ पे कम बनेगी। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या जानते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कम हुआ, हाइपोक्सिया हुआ, ATP का फॉर्मेशन कम हो गया। अब ATP का जो काम होता है मेनली सेल में, क्या उसका वर्क है वो हम जान लेते हैं। जो हमारी सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन है हमारी, तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे उसमें चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे उसमें चैनल्स होते हैं, और बहुत सारे इसके अंदर चैनल के साथ साथ क्या होते हैं, बहुत सारे पंप भी होते हैं। क्या होते हैं, पंप भी लगे होते हैं, चैनल होते हैं और पंप होते हैं। एक तो होता है चैनल, ये तो हो गया पंप, और एक होता है चैनल।
चैनल तो यह है कि किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर बाहर करने के लिए एक रास्ता बना हुआ है, और पंप क्या है, उसको किसी भी चीज़ को अगर हमें बाहर करना है या अंदर लाना है, ये पंप उसके लिए काम करते हैं। जैसे कि पंप क्या होता है, पंप के चैनल देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे किसी चीज़ की यहाँ सोडियम की कंसंट्रेशन आप देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ 10 कंसंट्रेशन है और बाहर 100 है, तो ये डिफ्यूजन की वजह से काम करेगा भाई। जब यहाँ जहाँ ज़्यादा प्रेशर है या कम प्रेशर है तो क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें यही अंदर सोडियम बाहर फेंकना हो, बाहर छोड़ना हो, तो हम कैसे बचाएंगे उसको, उसके लिए हमें पंप की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक छत में टंकी रखी होती है, टंकी में ज़्यादा पानी है, नीचे नल में कोई प्रेशर नहीं है उसके अंदर नीचे, तो हम नल खोलेंगे तो क्या होगा, पानी क्या होता है, ऊपर से टंकी रखी है, नीचे की तरफ अपने आप हाई प्रेशर से क्या होता है, लो प्रेशर की ओर आता है, वैसे चैनल काम करते हैं। लेकिन अगर क्या है, हमें पहली मंजिल से पानी तीसरी मंजिल पे, थर्ड फ्लोर पे पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें क्या पड़ेगा, मोटर की जरूरत पड़ेगी, पंप की जरूरत पड़ेगी। तो वैसे सेल्स की जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें पंप लगे होते हैं, और इस पंप को चलाने के लिए क्या चाहिए होती है, हमें एटीपी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। ऊपर टंकी में पानी है, उसे नीचे लाने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन पंप से ऊपर पानी पहुंचाने के हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए। वैसे ही इस पंप को चलाने के एटीपी चाहिए होता है। लेकिन अगर अब एटीपी ही कम बनेगा तो क्या पंप काम करेगा, तो पंप क्या होगा, हमारा फेल होने लगेगा। अब हम पंप पढ़ लेते हैं। पंप कितने प्रकार के होते हैं, बॉडी सेल के, हमारी सेल जो होती है उसमें 2 टाइप्स के पंप होते हैं हमारे। एक होता है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है, और एक होता है कैल्शियम पंप होता है हमारा। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है हमारा, ये पंप क्या करता है, सेल के अंदर सोडियम का जो कंसंट्रेशन है उसको कम करता है, अंदर से सोडियम को निकालता है, अंदर जो सोडियम है उसको ये पकड़ेगा और उसको बाहर कर देगा, और बाहर से पोटेशियम को पकड़ के क्या करता है, बाहर से पोटेशियम को अंदर ले आता है। तो ये काम ही करता रहता है इस तरीके से, उसने सोडियम को पकड़ा, अटैच किया, फिर सोडियम को बाहर कर दिया, बाहर से पोटेशियम पकड़ा, उसको अंदर ले आया। इस तरीके से पंप ऐसे ऐसे रोटेट होता रहता है, और इसे रोटेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है। तो उसके वजह से अब क्या होगा, जब एटीपी नहीं है तो पंप हमारा हो गया, काम करना क्या कर देगा, अपना वर्क करना कम कर देगा, क्या करेगा, वर्क हो जाएगा कम। अब इसके वजह से क्या होगा हमारा, जब इसने वर्क अपना कम कर दिया तो अंदर सोडियम का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, सोडियम का जमाव होने लग जाएगा। क्या होगा, ज़्यादा सोडियम जमा होने लगेगा। जो सोडियम में बाहर निकाल रहा था, जो एक्सेस सोडियम सेल्स के अंदर जा रहा था, उसको क्या करेगा, बाहर निकालने लगेगा। बाहर निकालने का काम करता था, वो सोडियम अब बाहर नहीं जाएगा, उस सेल के अंदर जमा हो जाएगा। और आप एक बात जानते होंगे कि जो सोडियम होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। क्या करता है, ये क्या करता है, जो क्या करता है, H2O जल, वाटर को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। आप नमक लीजिए, सोडियम को लीजिए, आप एटमॉस्फेयर में रख लीजिए, तो क्या करेगा, ये जितनी भी एयर में जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को खींच लेता है और गीला हो जाता है। तो जहाँ जहाँ सोडियम है वहाँ पीछे पीछे क्या चलता है, उसके पानी यानी वाटर आने लग जाता है। तो जैसे जैसे सोडियम अंदर ज़्यादा होने लगेगा, वैसे वैसे क्या होगा, पीछे पीछे उसके H2O भी आएगा। तो इसके वजह से क्या होगा, जैसे जैसे हमारा सोडियम क्या होगा, अंदर ज़्यादा बढ़ेगा, किसकी वजह से, एटीपी हमारा फेल कम बनने लगा, उसके वजह से हमारा सोडियम और पोटेशियम पंप फेल करने लग गया। तो उसके वजह से क्या होगा, पोटेशियम का और वाटर का, सोडियम का और वाटर का क्या होगा, हमारा इन्फ्लक्स होने लगेगा, बहुत ज़्यादा क्या होने लगेगा, सेल के अंदर आने लगेगा। और जब सेल के अंदर वाटर ज़्यादा आएगा तो सेल क्या होगी, फूलने लगेगी, स्वेलिंग आने लग जाएगी, उसके अंदर सूजन आ जाएगी, सेल क्या होगी, धीरे धीरे करके स्वेल होने लगेगी। ठीक है, किस वजह से सेल हो रही है, आपको स्वेल हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एटीपी नहीं मिल रही है ज़्यादा जितनी उसको रिक्वायरमेंट है, और फिर सोडियम सेल के अंदर ज़्यादा जा रहा है, उससे सेल का जो पोटेशियम सोडियम पंप है वो फेल कर रहा है, उसकी वजह से सोडियम बाहर नहीं जा पा रहा है, उसकी वजह से अंदर आ गया, ज़्यादा सोडियम का पोटेशियम पंप बाहर करता रहता था। अब जब इसके अंदर सोडियम ज़्यादा आ गया तो क्या होगा हमारे, तो उसके वजह से वाटर ज़्यादा आ गया। अब क्या होगा, इसमें जो हमारी सेल है तो सेलुलर क्या होगी, स्वेलिंग होगी, सेल क्या होगी, हमारी जो सेल है इसका साइज़ क्या होगा, बढ़ने लगेगा, सेल बड़ी होने लगेगी, मोटी होने लग जाएगी। उसके साथ साथ हमारा क्या होगा, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इसके अंदर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं इसमें, उसमें भी क्या होगी, स्वेलिंग आ जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मोटे होने लग जाएंगे। उसके साथ साथ हमारे ये होगा बल्ब्स बनने लगेंगे, जैसे कि इस तरीके से अमीबा होता है, इस तरीके से इसमें कोने
इस तरीके से निकल जाएंगे। जैसे बलून होता है, बलून फुलाओगे तो आप उसको चारों तरफ से इस तरीके से बनने लगेगा, वैसे इसमें बल्ब्स बनने लग जाते हैं इसमें सेल्स के अंदर, क्योंकि इसमें पानी भरने लगा है, वाटर का एक्यूमुलेशन होने लग गया है। ठीक है, फिर इसमें माइलिन फिगर्स बन जाएंगे। माइलिन फिगर्स होते हैं इस तरीके से, ये हमारे फास्फोलिपिड वगैरह के बनते हैं, इस तरीके से गोले गोले बनने लग जाते हैं। ये हमें अगर माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे सेल इंजरी होगी तो हमें इस तरीके से सेल्स दिखने लगेगी। इससे हमें पता लग जाएगा माइक्रोस्कोप में देखेंगे सेल इंजरी स्टार्ट हो चुकी है, उसके अंदर वाटर का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया है, किसके वजह से, ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलने की वजह से। तो इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये हो गया। अब पहला चीज़ ये हुआ इसमें। अब दूसरा क्या होगा, अब जब ATP कम बन रही है, जब ATP कम बन रही है तो ATP का एक और वर्क होता है अपना, एक तो कैल्शियम पंप पे भी है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा होता है हमारा सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है किसकी, फास्फोलिपिड से मिलके बनी होती है। तो फास्फोलिपिड को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ATP की ज़रूरत पड़ती है फास्फोलिपिड के फॉर्मेशन के लिए। तो जो भी उसके अंदर डैमेज होता रहता है तो बराबर हमारा फास्फोलिपिड बनता रहता है, उस मेम्ब्रेन डैमेज को जोड़ता रहता है। लेकिन यहाँ ATP नहीं है, तो मेम्ब्रेन डैमेज को रोकने के लिए या मेम्ब्रेन को बनाने के लिए जो फास्फोलिपिड है वो क्या होगा, हमारा कम होने लगेगा। तो फास्फोलिपिड जब कम होगा, लॉस ऑफ मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड कम होगा। तो जब मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड कम होगा तो उसकी वजह से हमारा क्या होगी, लॉस ऑफ मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की वजह से सेल मेम्ब्रेन भी हमारी लगातार डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। किसकी वजह से, ATP की वजह से। दो काम होने लगे, एक तो हमारा ये पंप फेल हो गया, स्वेलिंग हो गई इसके अंदर, दूसरा हमारा काम हो गया कि इसके अंदर फास्फोलिपिड नहीं बन रहा, तो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो भी डैमेज होने लगी। ठीक है, दो काम हमारे ये हो गए। अब क्या है, जब ATP कम हो गई, अब इस सेल को, जब सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो सेल के अंदर दो टाइप्स के रिस्पायरेशन होते हैं, हमने पढ़ा है। एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन होगा तब रिस्पायरेशन से ATP बनती है, और एक बिना ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होती है तब भी रिस्पायरेशन होता है, जैसे फर्मेंटेशन वगैरह में होता है, एनारोबिक बैक्टीरियाज करते हैं। उसी तरीके से सेल भी हमारी क्या कर सकते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन करती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप एक्सरसाइज करते हो तो बहुत दिनों बाद फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी की हैबिट तो होती नहीं उतनी, तो हम भागना शुरू करते हैं। शुरू में 5-6 किलोमीटर भाग ले एक बार में, तो उसमें क्या होगा, जब तक हमारी बॉडी को नॉर्मली हमने भागना स्टार्ट किया तो जितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की उतनी पहले हमें मिल रही, लेकिन फिर हमने और ज़्यादा एक्सेस कर दी उसकी, तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तो उसकी वजह से क्या करती है, सेल एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट करती है। और एनारोबिक रिस्पायरेशन का जो बाय प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर जनरेट होने लगता है, तो उससे बॉडी पेन होने लगता है। तो इसमें क्या होगा, जब एनारोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट होगा तो उसमें जो उसका बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम क्या करें, रिस्पायरेशन करेंगे, ऑक्सीजन जब ATP का फॉर्मेशन करेंगे ग्लूकोज को तोड़ करके, तो लैक्टिक एसिड बनेगा। और ये लैक्टिक एसिड जो होता है ये नुकसान हो जाता है हमारे, क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है इन भाई साहब के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, इन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसके वजह से जब एसिड बढ़ता है तो pH लेवल हमारा क्या होगा, हमारा pH लेवल क्या होगा, कम होने लगेगा। तो जब pH लेवल कम होगा तो क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन, जो हमारे क्रोमेटिन होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या होंगे, क्लम्प होने लगेंगे, आपस में चिपकने लगेंगे, पास आने लगेंगे। ठीक है, क्लम्पिंग होने लगेगी उनके अंदर, किसके वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से। तो ये 3 प्रोसेस हमारी यहाँ तक हो गई कि क्या क्या हो रहा है, किसके वजह से, हाइपोक्सिया स्टीमिंग की वजह से। अब थर्ड कंडीशन है हमारी, फोर्थ कंडीशन, इसमें क्या हो रहा है, हमारा कैल्शियम चैनल भी तो फेल कर रहा है साथ में। तो जो हमारी सेल्स होती है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें कैल्शियम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर सेल के अंदर कैल्शियम आ गया तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत ही नुकसानदायक होता है सेल्स के लिए, क्योंकि सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में और हमारे बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कैल्शियम की वजह से क्या हो जाते हैं, हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं और अपनी सेल को डैमेज करने की पावर रखते हैं वो। तो कैल्शियम को एक चैनल होता है, कैल्शियम चैनल, ये क्या करता है, कैल्शियम अगर सेल्स के अंदर आ गया तो उसको पकड़ के बाहर कर देता है। ये उसका मेन फंक्शन होता है, किसका, कैल्शियम पंप का। लेकिन ATP कम होने की वजह से कैल्शियम पंप फेल हो गया हमारा। तो कैल्शियम पंप फेल होने की वजह से सेल के अंदर क्या होगा, कैल्शियम का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कैल्शियम पंप हमारा फेल करेगा यहाँ पे, तो कैल्शियम पंप फेल करने से क्या होगा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम लेवल क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे क्या होते हैं,
एंजाइम्स होते हैं। तो ये एंजाइम्स क्या होंगे हमारे, एक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एंजाइम। पहला एंजाइम होता है इसमें फास्फोलाइपेज, ठीक है। फास्फोलाइपेज एंजाइम क्या होता है, इसका एक्टिवेशन हो जाता है। तो जो फास्फोलाइपेज एंजाइम है ये हमारा फास्फोलिपिड्स जो होते हैं, फास्फोलिपिड्स जो होते हैं उसको तोड़ने का काम करता है। और हमारी जो मेम्ब्रेन बनी हुई है वो भी फास्फोलिपिड की है। तो जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा तो खुद ही क्या करेगा, अपनी सेल की वॉल जो मेम्ब्रेन है उसको तोड़ना काटना शुरू कर देगा। क्या करेगा, डाइजेस्ट करना उसको शुरू कर देगा, ठीक है। तो फास्फोलाइपेज एक्टिवेशन हो जाएगा। उसके साथ एक और एंजाइम होता है प्रोटीएज, उसका भी एक्टिवेशन हो जाएगा। तो जो भी सेल्स के अंदर प्रोटीन कंटेंट है उसको ये तोड़ने लग जाएगा, ठीक है। प्रोटीन का डायमेज हो जाएगा, उसकी वजह से भी हमारा जो साइटोस्केलेटल सेल क्या हो जाएगी, इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। जो उसकी मेम्ब्रेन बनी है, जो भी उसके स्ट्रक्चर है वो सब क्या हो जाएंगे टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ एक एंडोन्यूक्लियर एंजाइम होता है जो कि हमारे सेल्स के डीएनए वगैरह को तोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये प्रोसेस हो गई। अब सिंथेसिस बंद हो गया था एक तो फास्फोलिपिड का, उसकी वजह से हमारी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डैमेज हो रही है। और ये दो एंजाइम है ये भी इसको क्या कर रहे हैं, हमारी जो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको ये डैमेज करना शुरू कर देंगे, तोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जब ये मेम्ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएगी, क्या होगा उसके बाद सेल क्या होगी, डेथ की ओर बढ़ जाएगी। तो इसमें जब मेम्ब्रेन ज़्यादा टूट जाएगी उसके बाद लास्ट प्रोसेस इसमें क्या होती है, वो होती है न्यूक्लियर चेंजेस आने लग जाते हैं। तो न्यूक्लियर चेंजेस में क्या होगा, पिक्नोसिस होता है। पिक्नोसिस में क्या होगा, हमारे जो क्रोमेटिन है वो बहुत ज़्यादा पास आके डेंस हो जाते हैं, डेंस होने लग जाएंगे। फिर है कैरियोलाइसिस होता है। कैरियोलाइसिस क्या होती है प्रोसेस, इसमें क्या होगा, ये जो फ्रैगमेंट है जो हमारे क्रोमेटिन है ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं, छोटे छोटे इनके डिवाइडेशन हो जाएगा, टूटने लग जाते हैं ये। और जो हमारा कैरियोलैक्सिस जो हमारा ये थर्ड स्टेज होती है, इसमें हमारा डीएनए जो मॉलिक्यूल है पूरी तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि सेल एक प्रकार से ख़त्म हो चुकी होती है पूरा। जब हमारा न्यूक्लियर चेंजेस आ जाएंगे इसमें, जब हमारा जो क्रोमेटिन है, जो हमारा डीएनए या न्यूक्लियस है वो जब पूरी तरह से टूट जाएगा तो ये एक प्रकार से सेल डेथ की ओर बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, हमारे एंजाइम एक्टिवेशन होता है, उससे फिर हमारे जो लाइसोसोम्स होते हैं, हमारे सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं। हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि सुसाइडल बैग बोलते हैं, आत्मघाती थैली करके ऐसा पढ़ते थे हम, कि वो खुद ही अपनी सेल्स को मारने की पावर रखते हैं। तो जो हमारे सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं वो भी स्वेल करके बहुत ज़्यादा जब टाइम तक अगर हाइपोक्सिया रहता है तो वो भी क्या हो जाते हैं, हमारे फट जाते हैं। तो उनके फटने की वजह से भी ये एंजाइम ये हो गया, और बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि अपनी सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो ये एंजाइम है, ये सेल्स हैं, सेल्स के अंदर एंजाइम रिलीज हो गए। अब ये सेल पूरी टूट गई तो एंजाइम क्या होंगे, उससे निकल के क्या होते हैं, फिर सेल से निकल के एंजाइम कहाँ जाते हैं, ब्लड के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि सेल तो फट गई, उसके अंदर जो एंजाइम है वो ब्लड के अंदर आ जाएंगे। तो ये जो एंजाइम है, इन एंजाइम को देख के हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं ब्लड टेस्ट करके कि सेल डेथ हो रही है या सेल इंजरी हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे कि अगर लीवर डैमेज शुरू हो गया, लीवर की सेल डैमेज शुरू हो गई है, तो हम टेस्ट लिखते हैं LFT। तो LFT लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, हमारा SGOT होता है। SGOT क्या होता है, एंजाइम होता है ये हमारा, जो कि जब सेल डेथ हो जाती है उसमें जब लाइसोसोम फट जाते हैं हमारे, तो ये एंजाइम रिलीज होता है। और जब सेल डैमेज हो जाएगी तो ये ब्लड में आ जाएगा। तो ब्लड में अगर SGOT है हमें मिला तो उसका मतलब हमारी जो लीवर सेल है वो क्या हो रही है, डैमेज होने लग रही है, ठीक है। ऐसे और एंजाइम है, LDH है, PKMB एंजाइम है। ये सब एंजाइम क्या कर जाते हैं, हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह में अगर हार्ट की सेल डैमेज हो रही है हमारी, उसमें नुकसान पहुंचा है, इंजरी हुई है, तो हमें ब्लड टेस्ट से पता लग जाएगा कि हाँ पेशेंट को हार्ट अटैक आया था। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस थी या मैकेनिज्म था। आपको मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट की कोई बात रही नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है सारे इसमें बेसिक्स के, कैसे कैसे हमारी सेल का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, फिर इस्चीमिया और हाइपोक्सिया होने की वजह से कैसे कैसे हमारी सेल डैमेज हो रही है और सेल डेथ की ओर बढ़ रही है, और इसको हम कैसे डायग्नोज भी कर सकते हैं रिपोर्ट्स ब्लड टेस्ट के बेसिस पर, क्योंकि एंजाइम ब्लड्स में रिलीज हो जाते हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये हमने इसको आप पढ़ लिया, पहले हमने बेसिक्स पढ़ा और अब हमने इसकी पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी पढ़ी, और हम जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो सेल इंजरी है, ठीक है, खैर वो एक इसी का ही पार्ट है। एक प्रकार से आप कहें तो यहाँ तक जो पार्ट है सारा वो रिवर्सिबल है, अगर सेल यहाँ तक पहुँच चुकी है इस स्टेज में, और उसके आगे अगर सेल पहुँच रही है अपना
क्योंकि ये लगातार अगर ये इस चीज़ में हाइपोक्सिया बढ़ रहा है तो वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में चला जाएगा। तो इसको हम एक बार थोड़ा डिटेल में एक बार रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी को अपने अगले लेक्चर्स में देख लेंगे। तो आई होप लेक्चर्स आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।